हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th चैप्टर 19th सोशल साइंस, जिसका नाम है गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल। हम ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं और आज हम फाइनली चैप्टर 19 पे पहुँचे हैं, जिसका नाम है गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे टेक्स्ट में, जो NIOS की टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं, हम उन सबको कवर करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में कि पूरे इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। एक होता है ना कि एक माइंड मैप सा, ठीक है, तो माइंड मैप तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम एक छोटा सा नॉलेज ले लेते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री विथ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में एक आ जाता है यूनियन, जो कि सेंट्रल लेवल में आता है, एंड दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सिटीजन्स आर अफेक्टेड बाय द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ बोथ। देखो, इंडिया में जो स्टेट्स हैं और जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया में जो गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल पे जो गवर्नेंस है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो कंट्री है वो है फेडरल कंट्री। ठीक है, तो एक तो यूनियन और स्टेट दोनों लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, और स्टेट में जितने भी लोग होते हैं वो जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, वो जो भी एक्शंस होते हैं उनके जो भी, ठीक है, उससे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेम यूनियन लेवल पे जो होते हैं, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक है, उनके एक्शंस होते हैं, उनके डिसीजंस होते हैं, उनकी वजह से भी लोगों को अफेक्टेड होते हैं, लोग अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब उनका उन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, लोगों पे। नेक्स्ट है, ईच लेवल हैज़ द 3 पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ईच लेवल के 3 पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, जो कि लॉ बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, एंड जुडिशरी का मतलब होता है जो कि जस्टिस देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारा यूनियन लेवल है, यूनियन लेवल में भी ये 3 काम करते हैं, और स्टेट लेवल में भी ये तीनों गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, वो काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑपरेट एट बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेवल। ठीक है, to fully understand how governance work in India, it is important to study the institutions and processes at the state level। देखिए, जैसे कि इंडिया में गवर्नेंस कैसे काम करती है, ठीक है, और क्या होता है स्टेट लेवल पे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ स्टेट लेवल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा यूनियन लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया। आई नो आपको कुछ चीज़ें इसमें से समझ नहीं आई होंगी, कुछ बड़े जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उसको हम आगे अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो स्टेट का जो प्रथम इंसान होता है, सबसे पहला इंसान, वो होता है गवर्नर। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे कंट्री के पूरे देश का प्रथम इंसान, प्रथम नागरिक को अगर हम देखा जाए कि प्रथम नागरिक कौन है हमारे देश का, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सेम अगर हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टेट का जो प्रथम इंसान है होगा, वो होगा गवर्नर। ठीक है, जिसको राज्यपाल कहते हैं हिंदी में। तो इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। एट द स्टेट लेवल, गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करती है, ठीक है, जो कि सेंट्रल लेवल पे भी एंड स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो जो गवर्नर होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव हेड। स्टेट का एक हेड होता है, वो है गवर्नर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में राज्यपाल। ठीक है, however the real power are used by the council of minister led by the chief minister. The governor is mostly a formal head। जैसे कि अभी मैं रिलेट करके आपको पढ़ा रही हूँ सेंट्रल लेवल से, तो सेंट्रल लेवल कह लें या फिर यूनियन लेवल कह लें, उसमें जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं तो वो हेड होते हैं, और
जो पूरा कार्यभार होता है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। सेम यहाँ पर भी है कि जो सिर्फ जो फॉर्मल हेड जो है वो गवर्नर होते हैं, बाकी जो जितने भी काम वाम हैं वो लीड किया जाता है किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और उसके अंदर में होता है, चीफ मिनिस्टर के अंदर में होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर सारे काम करते हैं, लेकिन एक फॉर्मल हेड जो है एक स्टेट का वो गवर्नर को माना जाता है, ठीक है। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, गवर्नर को उनके पद पे कैसे बिठाया जाता है, ठीक है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है। तो द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, यूनियन लेवल पे जो प्रेसिडेंट है जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। और ये कार्यभार संभालने के लिए या फिर इस पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो एक तो पहला है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 ईयर ओल्ड से कम 35 ईयर ओल्ड होने चाहिए वो, ठीक है। किसी भी अदर प्रॉफिट के पद पे, किसी भी ऑफिस में वो किसी भी पद पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर किसी पद पे हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा गवर्नर के पद पे आने के लिए, ठीक है। तो गवर्नर का हमने अपॉइंटमेंट देखा, थोड़ा सा और अपॉइंटमेंट में बाकी है, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द पर्सन इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई पर्सन मेंबर के पार्लियामेंट का मेंबर है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर और मिनिस्टर कोई भी किसी भी पद पे है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा गवर्नर बनने से पहले, ठीक है। द टर्म इज़ 5 ईयर। गवर्नर का जो टर्म है, जो लाइफ उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है वो है 5 साल का। बट गवर्नर अपनी जो उसका कार्यकाल है उसका बढ़ भी सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो, ठीक है। और उनको रिमूव भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट, किसी उनके अगर किसी एक्शन से या फिर ऐसा कुछ उन्होंने किया है तो उनको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अपॉइंट करने का जो उनको हक है किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट को, तो रिमूवल का भी उनके पास ये पावर है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट फॉलो द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस इन अपॉइंटिंग, रिमूविंग एंड रिमूविंग गवर्नर। जैसे कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है एक यूनियन का या फिर कंट्री का जो एक हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट ने किसका अपॉइंटमेंट करा है, गवर्नर का, ठीक है। और वो रिमूवल भी गवर्नर का कर सकते हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके सुझाव पे, उसके सलाह पे, ठीक है, उनसे बातचीत करके, अपने आप से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समटाइम्स वन गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर स्टेट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गवर्नर एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए उनको गवर्नर का पद सौंपा जाता है, ठीक है। मतलब एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर रह सकते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि गवर्नर क्या होता है, उनका काम जैसे कि थोड़ा बहुत हमने देख लिया, और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि गवर्नर का पावर क्या क्या होता है, उनको कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो मोस्टली देखा जाए तो उनको 5 पावर्स मिले हुए हैं, जिसमें से आपके इस बुक में कुछ ही शायद 3 या 4 पावर्स दे रखे हैं, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे सारे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं नाम क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो ये सारे पावर्स हमारे गवर्नर को मिले हुए हैं। तो हम एक एक करके इन सभी शक्तियों को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे गवर्नर साहब जी को मिला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है, अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ओनली द पर्सन विद मेजॉरिटी सपोर्ट। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर में जो गवर्नर को शक्तियाँ मिली हुई हैं उनमें से एक शक्ति ये है कि वो मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गवर्नर जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है, वैसे ही चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, गवर्नर के द्वारा होगा, ठीक है। लेकिन उसी को बनाएंगे जिसको मेजॉरिटी सपोर्ट मिला हुआ होगा, ठीक है। अपॉइंट्स मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर जैसे कि हमारे यूनियन लेवल पे, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं
उनके सुझाव पे ही उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं उनको मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, उनको चीफ मिनिस्टर एडवाइज़ करते हैं, लेकिन उनका जो अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट हमारे गवर्नर ही करते हैं, ठीक है। सलाह देते हैं चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है अपॉइंट्स की ऑफिशियल लाइक एडवोकेट जनरल, चेयरपर्सन, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन। तो ये सारे जो हैं कुछ ऑफिशियल्स हैं स्टेट के बड़े बड़े, तो उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, ठीक है। कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। दीज पावर्स आर मोस्टली यूज्ड एज़ पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जितने भी उनको पावर्स मिले हुए हैं वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको एक बार सलाह लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। तो ये हमारा हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेक्स्ट हमारा है लेजिस्लेटिव पावर, उसको भी हम पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में आता है कैन कॉल एंड और डिज़ोल्व द स्टेट असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर में क्या कर सकते हैं? जो हमारे गवर्नर हैं वो बुला सकते हैं उसको, मतलब असेंबली को बुला सकते हैं, उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीच दे सकते हैं असेंबली सेशन में। एंड नॉमिनेट क्या कर सकते हैं? एक एंग्लो इंडियन मेंबर असेंबली में, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी प्रेजेंटेड नहीं है तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। 1/6 मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर स्टेट के पास है तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अ बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर द गवर्नर साइन इट। कोई भी बिल एक लॉ तब बनता है जब गवर्नर साइन करते हैं उस पर। एंड वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव पार्ट का भी यूज़ तभी करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो अपना जो भी है पावर का उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पावर जो है हमारा फाइनेंशियल पावर है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनेंशियल पावर में आता है द स्टेट बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जो स्टेट का बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर के नेम पे। अ मनी बिल नीड्स गवर्नर्स परमिशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड। मनी बिल जितने भी हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड बिल्स जितने भी हैं, ठीक है, उनका परमिशन चाहिए होता है, गवर्नर का परमिशन चाहिए होता है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। हैज़ कंट्रोल ओवर द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका कंट्रोल होता है गवर्नर के ऊपर और उनकी सलाह ली जाती है, मतलब उनके परमिशन ली जाती है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल पावर्स हैं किसके पास? गवर्नर के पास। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कैन एक्ट विदाउट एडवाइस इन स्पेशल केसेस, ठीक है। जैसे कि हमने जितने भी पढ़े हैं उन सब में ये था कि जो हमारे गवर्नर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे वो विदाउट एडवाइस के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन नो पार्टी हैज़ मेजॉरिटी ही और शी कैन इनवाइट समवन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब गवर्नर में कोई लड़की भी मतलब कोई लेडी भी हो सकते हैं या फिर कोई पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी पार्टी को, जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी को वो अपॉइंट कर सकते हैं, किसको? चीफ मिनिस्टर को का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, लेकिन उसी को करते हैं जिनको मेजॉरिटी सपोर्ट मिला हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को मेजॉरिटी सपोर्ट ही नहीं मिली है, ठीक है, किसी पार्टी को मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? किसी को इन्वाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, या फिर दो गवर्नमेंट को एक साथ कंबाइन करके। कैन सेंड अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज सकते हैं अगर स्टेट में कोई रूल्स या फिर जो हमारे संविधान है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वो किसको भेज सकते हैं? रिपोर्ट भेज सकते हैं किसको भेज सकते हैं? प्रेसिडेंट को, ठीक है, अगर अच्छे से प्रॉपरली ठीक से वर्क नहीं हो रही है किसी भी स्टेट में। तो कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट अप्रूवल एंड कैन लीड द स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 3
356 आर्टिकल है जिसके अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो राज्य चला सकते हैं। जैसे कि हमारे राज्य में क्या है कि चीफ मिनिस्टर चलाते हैं ना, लेकिन जो आर्टिकल 356 है उसके अनुसार, उसके अंतर्गत जो गवर्नर है वो लीड कर सकते हैं किसी स्टेट को। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 4 पार्ट्स थे हमारे एनआईओएस की जो बुक है उसमें। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि एक गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, वो हमारा एक टॉपिक है इसी बुक में। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुगेदर रन द स्टेट। एक स्टेट को चलाने के लिए गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर प्रॉपरली वर्क करते हैं, जिसकी वजह से एक स्टेट अच्छे से रन कर सकता है। एंड द गवर्नर यूजुअली फॉलो द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि यूजुअली जो हमारे गवर्नर होते हैं ये चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को फॉलो करते हैं। ठीक है, व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड द गवर्नर इन्वाइट्स द मेजॉरिटी पार्टी लीडर। अगर न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है तो जो गवर्नर है वो इनवाइट कर सकते हैं मेजॉरिटी पार्टी को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो अदर जो मिनिस्टर्स हैं वो भी गवर्नर के द्वारा ही उसको अपॉइंट किया जाता है, बट ओनली ऑन द चीफ मिनिस्टर एडवाइस। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंट तो उनको गवर्नर ही करते हैं, पर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी द गवर्नर कैन चूज़ हु टू मेक चीफ मिनिस्टर यूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हैं, और अगर किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है किसी भी एक पार्टी के पास, तो गवर्नर चूज़ कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अपना डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करके। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके एक स्लाइड और पढ़ेंगे, देन ये चैप्टर ये जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होगा। A minister stay in power as long as they have support in the assembly। देखिए जो मिनिस्टर है ना वो अपने पावर में रह सकते हैं जितना उन्होंने सपोर्ट, जैसे वो सपोर्ट करते हैं असेंबली में उसके अकॉर्डिंगली। एंड द गवर्नर कैन रिमूव देम ओनली ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल में जैसे कि पूरी जो चलती है वो प्रेसिडेंट की चलती है, तो वहाँ पे वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर मस्ट इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट ऑल गवर्नमेंट डिसीजन। जो चीफ मिनिस्टर है वो इन्फॉर्म करते हैं, जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं। एंड द गवर्नर कैन ऑल्सो आस्क फॉर डिटेल्स और सजेशन द डिसीजन बी डिस्कस्ड अगेन। और गवर्नर किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में जान सकते हैं या फिर डिसीजन लेने में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से डिस्कस, किसी एक टॉपिक पे फिर से डिस्कस करने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में होती हैं। द गवर्नर इज़ मोस्टली अ फॉर्मल हेड। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो गवर्नर होते हैं ये मोस्टली अ फॉर्मल हेड होते हैं, बट बिकम्स इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। ठीक है, और एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे कि अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि अगर स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो रिपोर्ट भेजते हैं, कहाँ पे रिपोर्ट भेजते हैं यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो यूनियन लेवल है, यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल है, और जो स्टेट लेवल है, इन दोनों के बीच में जो गवर्नर है वो लिंक का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the chief minister as its head function as the real executive. The chief minister and other members of the council of minister are appointed by the governor
हमने अभी अभी पढ़ा है पूरा कि जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कौन कौन मिनिस्टर्स के पद पर रहेंगे, इसका एडवाइस कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। लेकिन अपॉइंट गवर्नर के द्वारा ही होता है, ठीक है। देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज़ फॉर 5 ईयर, और इनका जो ऑफिस का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। दे रिमेन इन ऑफिस टिल they enjoy the support of the majority in the assembly. If a person who is appointed as the chief minister or a minister is not a member of the state legislature, she has to become member of any of the 2 houses within 6 months or her appointment. देखिए, अगर they remain in office till they enjoy, वो अपनी ऑफिस में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। इन द सेंस ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल के बाद वो ऑफिस में अपने कार्यकाल पे नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी सपोर्ट में अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं एंड मेजॉरिटी सपोर्ट उनकी तरफ है, तब वो काम कर सकते हैं। एंड इफ़ अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर इज़ नॉट मेंबर ऑफ, अगर कोई पर्सन जो है अपॉइंट किया जा रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं है, तो उनको मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी 2 हाउसेस में, किसी भी 2 हाउसेस के में से एक में 6 मंथ के अंदर इनके अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से बिना इसके जो हमारे दोनों हाउसेस हैं उसमें से किसी एक में बिना मेंबर के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। एंड द गवर्नर गिव्स डिपार्टमेंट, जैसे कि जो गवर्नर है वो डिपार्टमेंट देते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। तो इस तरीके से सीएम के एडवाइस पे उसको अलॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। फंक्शन में पढ़ेंगे द चीफ मिनिस्टर इज़ इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट and is held responsible for everything that happens in the state. देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है वो इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट के और रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी स्टेट में हो रहा है, ठीक है। इफ़ थिंग्स गो वेल, अगर जो चीज़ें हैं अच्छी चल रही हैं तो सीएम को प्रेज़ किया जाता है, उनको शाबाशी दी जाती है। और अगर कुछ चीज़ें किसी स्टेट में गलत हो रहा है तो सीएम को ब्लेम किया जाता है, ठीक है। सीएम एडवाइज़ द गवर्नर ऑन चूजिंग मिनिस्टर, जैसे हम बहुत बार देख चुके हैं कि जो सीएम जो है वो एडवाइज़ करते हैं जो भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर है ना, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको चूज़ करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, एडवाइज़ करते हैं कौन, सीएम, चीफ मिनिस्टर। लीड्स मीटिंग एंड मैनेजेस मिनिस्टर्स वर्क, मीटिंग्स को लीड करते हैं कौन, सीएम, और मिनिस्टर्स के वर्क को मैनेज करते हैं। हेल्प्स मेक स्टेट प्लान्स एंड लॉ, वो मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट के प्लान्स को बनाने में और लॉज वगैरह बनाने में मदद करते हैं। अप्रूव्स बिल बिफोर दे आर प्रेजेंट, कोई भी बिल प्रेजेंट करने से पहले अप्रूवल सीएम देते हैं। एंड शेयर डिसीजंस विद द गवर्नर, और उनका जो डिसीज़न है अपने तरफ से वो गवर्नर के साथ शेयर करते हैं। एंड कैन प्रेजेंट अ मिनिस्टर्स डिसीजन टू द फुल काउंसिल इन द गवर्नर आस्क, अगर गवर्नर अगर पूछते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना डिसीजन, जो मिनिस्टर्स का डिसीजन है पूरे काउंसिल में उनको बताना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो आगे हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इसके नए पार्ट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप करते हैं ऐसा तो एक तो आपको हेल्प हो जाएगा और दूसरा मुझे कुछ और अच्छा करने की जो मोटिवेशन है वो आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।